हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो बच्चों? आई होप सभी मजे में होंगे और एग्जाम की तैयारी बहुत ही जोरों शोरों के साथ शुरू होगी। चलो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बाकी सारी चीजों को छोड़कर सबसे पहले हमारे पेपर पैटर्न को, क्योंकि पेपर पैटर्न को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपने पेपर पैटर्न को अच्छी तरह से समझ लिया तभी जाकर हम किस पर मूव करेंगे, हमारी स्ट्रैटेजी वीडियो पर मूव करेंगे एंड देन हम देखेंगे कि हमें और कौन कौन सी चीजों को अच्छी तरह से पढ़नी चाहिए, अच्छी तरह से हमें रिवाइज करनी चाहिए। स्थूल वाचन क्या होता है, स्वमत क्या होता है, ऐसे बहुत सारे आप सभी के डाउट्स जो मुझे बार बार इंस्टा पर मैसेज आते रहते हैं। और अगर आप सभी को और कोई डाउट है एग्जाम आने से पहले तो आप मुझे मेरे इंस्टा पर जरूर से मैसेज कर सकते हैं। दिस इज माई इंस्टा ID एंड ओनली स्टडी रिलेटेड डाउट्स ही आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बढ़िया तरीके से समझने वाले हैं कि हमारे पूरे पेपर के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है, किस किस तरह से आती है और टोटल कितने मार्क्स के लिए आती है। उन सारी चीजों को समझने के बाद हमें एक सिनेरियो मिल जाएगा कि हम किस तरह से आगे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। चलो आई होप आप सभी को समझ में आया और लास्ट तक देखेंगे ताकि आप सभी को बढ़िया तरीके से आपका पेपर समझ में आ जाए, ठीक है। जब भी आपका पेपर शुरू होता है, आपके पेपर के फ्रंट पेज में सबसे स्टार्टिंग में कुछ चीजें मेंशन रहती है, जो कि है यहाँ पर ये कुछ चीजें। अब आई गेस आप सभी को ये चीजें बहुत क्लियरली नहीं दिख रही होगी बिकॉज हमने प्रीवियस ईयर पेपर पैटर्न को यहाँ पर लिया हुआ है, ठीक है। अब वो बहुत ज्यादा क्लियर शो नहीं होता, तो आप गूगल पे से प्रीवियस ईयर पेपर पैटर्न को अपने सामने रख सकते हैं, ठीक है। चाहे अपने लैपटॉप में रखिए, फोन में रखिए, टैब में रखिए, ओपन रखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें एक सूचना दी जाती है कि मीन्स यहाँ पर हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है। उन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए हमें क्या करना है, हमारे पूरे पेपर को अटेम्प्ट करना है, हमें पूरे पेपर को इस तरह से लिखना है, ठीक है। सबसे पहली सूचना क्या दिया हुआ है, सूचना अनुसार क्या बोला हुआ है कि सूचना के अनुसार आकलन कृती व व्याकरण यामधील आकृत्याचा काढा व्याप्त उनको मत क्या बोला हुआ है कि आप सभी को सूचना के अनुसार जो भी आकृति दी हुई है, मतलब कि जो भी वेब दिया हुआ है, जस्ट सपोज कि यहाँ पर आपको एक वेब के जैसे दिया हुआ है, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है एंड आंसर आपको इस तरह से 4 पैटर्न्स बना के दिए हुए हैं कि आपको आंसर इस तरह से यहाँ पर फिल करना है। तो आपको क्या करना है, इसे इसी तरह से सेम टू सेम बनाएंगे और इसी तरह से आंसर को आप फिल करेंगे, फाइंड आउट करके आपके पैराग्राफ के अंदर से, ठीक है। ये चीज को यहाँ पर कंपलसरी मेंशन किया हुआ है कि आपको सेम उसी तरह से बनाना है और उस वेब को आपको क्या करना है, फिल करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या बोला हुआ है कि ये चीज आपको जब भी आप कोई भी आकृति बनाएंगे आपको आकृति हमेशा पेन से बनानी है। कैसे बनानी है बच्चों? पेन से बनानी है। जब भी आप ये डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, डायग्राम नहीं, इसे हम एक वेब कह सकते हैं। जब भी आप कोई भी वेब ड्रॉ करेंगे तो आपको क्या करना है, सेम टू सेम उसी तरह से बनाना है, बट आपको यूज करना है किसका, पेन का इस्तेमाल करना है। बिल्कुल भी अदर किसी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है, चाहे वो पेंसिल स्केल हो गया, उसमें स्टाइल मारो, डिजाइन मारो, ऐसी चीजें मत करो क्योंकि वो पूरा वेस्ट ऑफ टाइम है। और टाइम मैनेजमेंट का लेक्चर चाहिए, मराठी पेपर के लिए टाइम मैनेजमेंट का लेक्चर चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में भर भर के कमेंट करो कि यस मैम हमें प्रॉब्लम है टाइम मैनेजमेंट में, तो टाइम मैनेजमेंट का लेक्चर मैं जरूर से आप सभी के लिए लेके आऊंगी, ठीक है। साथ ही साथ आप इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं कि आपको अगर टाइम मैनेजमेंट में कुछ भी डाउट है तो, ठीक है। चलो पेन से हमें ड्रॉ करना है। नेक्स्ट हमें क्या बोला हुआ है कि उपयोजित लेखन जो रहता है उसके साथ साथ जो अदर जो चीजें हैं ना, वो हमें क्या करना है, बढ़िया तरीके से प्रॉपरली हमें क्या करना है, उसे लिखना है, ठीक है। उपयोजित लेखनातील कृत्यांसाठी हमें उपयोजित लेखन के कृती के लिए सूचना, निवेदन, आकृतीची आवश्यकता नाही असेच या कृती लिहून
घेऊ नेते, मतलब कोई भी हमें आकृति वगैरह का इस्तेमाल करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो भी हमें उपयोजित लेखन, मतलब कि आप लोगों को जो भी राइटिंग स्किल का पार्ट है उसके अंदर आपको कुछ भी नीड नहीं है कि आप कंपलसरी आपको ड्रॉ करना है, कुछ भी डायग्राम हो गया, कुछ भी वेब हो गया, ये सब चीजें ड्रॉ करने की आपको बिल्कुल भी नीड नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या बोला हुआ है कि जब आप सारांश लेखन करेंगे, मतलब जो शॉर्ट में करते हैं ना हम समरी वाला, समरी राइटिंग, सारांश लेखन कहा जाता है उसे, तो जब आप सारांश लेखन करेंगे तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर मेंशन है कि इस वाले आपको पैराग्राफ का इस्तेमाल करके ही आपको क्या करना है, इसका सारांश लेखन बनाना है, मतलब कि समरी राइटिंग करनी है। बड़ा सा पैराग्राफ है, इसको आपको क्या करना है, समराइज करना है इस तरह से, ठीक है। यही सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर बोला हुआ है। एंड लास्ट में आपको क्या बोला हुआ है, स्वच्छता एंड नीटली, आपको एकदम नीटपणे लिहायचा आहे तुम्हाला। जो भी पेपर आपके सामने होने वाला है उस पेपर को आपको बहुत ही नीट, क्लीन, साफ सुथरा, एकदम सुंदर तरीके से लिखना है, ताकि आपका जो पेपर है वो बहुत ही खूबसूरत दिख सके, एकदम बढ़िया तरीके से प्रेजेंट हो सके आपके टीचर के सामने। उसके अंदर बहुत सारा काटा बीटी, एकदम पूरा पेपर को खराब नहीं करना है कि चलो एक वर्ड लिखा, नहीं समझा यार, अच्छा नहीं दिख रहा है, एकदम घटिया सा दिख रहा है, कुछ गलत हो गया है, बेकार दिख रहा है, तो काट दिया हमने, ठीक है। अब उसको काट दिया, एक बार काट दिया, दो बार काट दिया, उसको गोजने बैठ गए, तो अब वो उससे बहुत ज्यादा भद्दा और गंदा दिखेगा। तो इन सारी रीजंस की वजह से आपको क्या बोला है, स्वच्छ लिखना है आपको, ठीक है। सो आई होप सो आप सभी को ये सारे रूल समझ में आ गए होंगे। और उसके बाद से यहां से हमारा शुरू होता है गद्य। गद्य का मतलब क्या होता है बच्चों, पैराग्राफ होता है। गद्य का मतलब पैराग्राफ होता है, ठीक है। सो आपको क्या करना है, पैराग्राफ सबसे पहले आपके पेपर में आने वाला है, कितने मार्क्स के लिए आएगा वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। सो पैराग्राफ स्टार्ट होता है विभाग 1 से, ठीक है। विभाग 1 में आपको पहले पैराग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले आपको 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग कितने मार्क्स के लिए दिया रहेगा। ये आपका पूरा पैराग्राफ हो गया, ठीक है, ये आपका पूरा पैराग्राफ हो गया। अब आगे हमने वहां पर क्या देखा था, 2 मार्क्स देखा था। 2 and 2 कितना हो गए बच्चों, 4 हो गए, 4 and 3, जिसके अंदर आपको स्वमत लिखना है, आपका मत लिखना है। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उस विषय पर आपको अपना मत लिखना है। स्वमत का मतलब क्या होता है कि हम क्या सोच रहे हैं उस चीज के बारे में, ठीक है। सो वो चीज लिखना है आपको। तो यहाँ पर कितने मार्क्स हो गए बच्चों, 7 मार्क्स यहाँ पर हो गया हमारा, 4 and 3, 7 मार्क्स हो गया, ठीक है। अब 7 मार्क्स का आपका पहला वाला जो गद्य है, गद्य के अंदर का पहला अ वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये 7 मार्क्स के साथ में नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि और कितने मार्क्स के लिए आता है आपको गद्य। सो नेक्स्ट वाला जो गद्य है वो अगेन आपको 2 मार्क्स एंड नेक्स्ट कहा दिया हुआ है 2 मार्क्स एंड यहाँ पर एक और पैराग्राफ हो गया, 2 कितना हो गया, 4 हो गया। एंड ये वाला स्वमत अगेन आपको 3 मार्क्स के लिए कितना हो गया बच्चों, 7 क्या हो गया, कितना मार्क्स हो गया यहाँ पर, 7 14 मार्क्स आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। कितना मार्क्स बच्चों, यहाँ पर आपके 14 मार्क्स कंप्लीट होते हैं, 14 मार्क्स हो गया यहाँ पर। और उसके साथ आपको आता है अपठित गद्य। अपठित गद्य का इंग्लिश मीनिंग होता है अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज, पहले हमने सीन पैसेज देखा, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर के जो पैसेजेस आते हैं तो उसे हम लोग सीन पैसेज बोलते हैं। अनसीन पैसेज जो आते हैं उसे हम लोग अपठित गद्य बोलते हैं, ठीक है। सो अनसीन पैसेज आपको कितने मार्क्स के लिए आता है बच्चों, अनसीन पैसेज पहले आपको 2 मार्क्स के लिए आया, 2 मार्क्स के लिए पहला क्वेश्चन। एंड सेकेंड क्वेश्चन अगेन आपको कितने मार्क्स के लिए आया, 2 मार्क्स के लिए आया, ठीक है। एंड फिर यहाँ पर आपका गद्यांश कंप्लीट होता है। तो टोटल कितने मार्क्स हो गए बच्चों, पहले हो गया था हमारा कितना मार्क्स, 14 मार्क्स हो गया था, 15 16 17 18 कितने मार्क्स हो गए बच्चों हमारा, 18 मार्क्स वहां पर हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। एक बार फटाफट से गिनती करेंगे, किस तरह से गिनती करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर कितने मार्क्स का काउंट किया था, सबसे पहले 2 मार्क्स एंड उसके बाद 3 4 5 6 7 मार्क्स हो गया यहाँ पर कंप्लीट। एंड नेक्स्ट वाला अगेन हमें 7 मार्क्स के लिए आ रहा है, कितने मार्क्स के लिए आ रहा है बच्चों यहाँ पर, ये वाले के बाद हमारा 7 मार्क्स के लिए अगेन आ रहा है। सो 7 कितना हो गया बच्चों, 7 हो गया हमारा 14 एंड 14 के बाद यहाँ पर 14 15 16 एंड देन 17 18। तो 18 मार्क्स के लिए आपको गद्य आता है। कितने मार्क्स के लिए बच्चों, 18 मार्क्स के लिए आपको गद्य आता है। गद्य मतलब पैराग्राफ के क्वेश्चन आपको 18 मार्क्स के लिए आता है। याद
याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपको पद्य। पद्य क्या बोला हुआ है? पद्य का मतलब होता है पोयम्स के बेस पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उसे हम लोग पद्य कहते हैं, ठीक है। सो पद्य कितने मार्क्स के लिए आता है? ये है आपका विभाग 2, वो विभाग 1 आपको 18 मार्क्स के लिए आया, विभाग 2 आपको कितने मार्क्स के लिए आने वाला है बच्चों? सो सबसे पहले आपको आएगा ये पोयम के बेस पर क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए, उसके बाद है ये पूरा पोयम दे दिया है, 2 और 2 कितना हो गया? 4 मार्क्स हो गया। यहाँ पर एक और 2 कितना हो गया? यहाँ पर 6 मार्क्स हो गया, ठीक है। 6 मार्क्स हमने यहाँ पर काउंट कर लिया। उसके बाद आपके पास है काव्य सौंदर्य, ठीक है। ये सारे पोयम बेस्ड क्वेश्चन है इधर तक, ठीक है। अब इसके बाद ये आपको एक पोयम दिया हुआ है, आपको क्या करना है? इसके बारे में एकदम डिटेल में अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आपको कितने मार्क्स के लिए? 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो हमने वहां पर कितना काउंट किया बच्चों? 2 2 4 और वहां पर 1 6 7 हो गया, सॉरी 6 मार्क्स हो गया। तो 6 7 8 कितने मार्क्स हो गए बच्चों? यहाँ पर 8 मार्क्स कंप्लीट हो गए, 8 मार्क्स। एंड देन यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 9 10 11 12 मार्क्स के लिए। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे हम लोग कहते हैं रस ग्रहण, ये आपको कितने मार्क्स के लिए आता है? 4 मार्क्स के लिए, ठीक है। सो कितना हो गया वहां पर हमारा? 6 मार्क्स हो गया था, 7 8 9 10 11 12 12 और 4 कितना हो गया? 12 13 14 15 16 कितने मार्क्स हो गए बच्चों? यहाँ पर हमारा 16 मार्क्स कंप्लीट होता है। किसके अंदर? 16 मार्क्स कंप्लीट होता है हमारा पद्य के अंदर। किसके अंदर? पद्य के अंदर 16 मार्क्स, गद्य के अंदर 18 मार्क्स हमारा कंप्लीट होता है। उसके बाद आ जाता है हमारा स्थूल वाचन, ठीक है। स्थूल वाचन हमारा आ जाता है। अब इस स्थूल वाचन के अंदर आपको कितने मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ रहा है? 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ रहा है। कोई भी 2 लिखना है आपको, समझ रहे हो? कोई भी 2 लिखना है आपको। 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आने वाला है, 3 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन है यहाँ पर। तो स्थूल वाचन को बढ़िया तरीके से पढ़ना है, स्थूल वाचन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। सो 6 मार्क्स चाहिए ही चाहिए, इसीलिए स्थूल वाचन वाले जो जितने भी चैप्टर्स है उसे बढ़िया तरीके से पढ़ के रख लो, ठीक है। सो 6 मार्क्स यहाँ पर हो गया आपका। कितने मार्क्स हो गए बच्चों? आपको 6 मार्क्स यहाँ पर हो रहा है। उसके अंदर ऐड कर देंगे, कितना मार्क्स हो गया यहाँ पर हमारे पास? 6 मार्क्स यहाँ पर आ गया। और उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे से शुरू होता है हमारा विभाग 4। कौन सा विभाग 4 होता है? विभाग 4 के अंदर है भाषाभ्यास। भाषाभ्यास, तो भाषाभ्यास के अंदर आपको सबसे पहले क्या बोला हुआ है? व्याकरण घटा। व्याकरण का पूरा घट यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। सो व्याकरण के अंदर आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। सो व्याकरण वाले क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। तो व्याकरण में सबसे पहले समास। समास के अंदर डाउट है तो आप सभी जरूर से मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं कि समास के अंदर हमें बहुत बड़ा डाउट है, क्योंकि मैंने पिछले साल भी देखा हुआ था समास के लिए बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रहा था कि मैम समास लाओ, समास लाओ। तो एक लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है, चाहे तो आप सर्च कर प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं। 10th मराठी का पूरा प्लेलिस्ट ग्रामर का अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए तो आप कुछ भी उसमें से इजीली डाउट अपना सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप मुझे बताइए कि कौन से चीज पर आपको डाउट है, कौन से ग्रामर पर आपको डाउट है, मैं जरूर से आपका डाउट सॉल्व कर दूंगी, ठीक है। सो यहाँ पर समास आपको 2 मार्क्स के लिए आ रहा है, 2 मार्क्स हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपको आ जाता है कितने मार्क्स के लिए? शब्द सिद्धि, ठीक है। शब्द सिद्धि आपको आ रहा है 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। सो शब्द सिद्धि आपको 2 मार्क्स के लिए आता है, समास आपको 2 मार्क्स के लिए आता है, तो 4 मार्क्स हो गया। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर वाक्य प्रचार। वाक्य प्रचार किस तरह से करना है, कौन कौन से वाक्य प्रचार करने हैं, इसका लेक्चर जा चुका है। अगर डाउट है तो जरूर से जाकर वहां पर देख सकते हैं आप, ठीक है। वाक्य प्रचार आपको 4 मार्क्स के लिए आ रहा है, ठीक है। सो 4 मार्क्स के लिए वाक्य प्रचार हो गया। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन आ रहा है शब्द संपत्ति, ठीक है। शब्द संपत्ति के अंदर आपको सबसे पहले समानार्थिक शब्द है, फिर विरुद्धार्थिक शब्द है, फिर वचन बदलो है। इसके अंदर आपको लिंग बदलो भी आ सकता है, ठीक है। लिंग बदलो भी आपको आ सकता है। तो ये जो समानार्थिक शब्द है, समानार्थिक शब्द 1 मार्क्स, विरुद्धार्थिक शब्द 1 मार्क्स, वचन बदलो 1 मार्क्स। अब ये सारी चीजों को लाइटली नहीं लेना है बच्चों, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है 10th के अंदर और 12th के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पर आपको कितने मार्क्स हो गए? 1 2 3 मार्क्स हो गए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपको किस चीज के ऊपर आता है? अर्थपूर्ण शब्द तैयार करना है, आपको अर्थपूर्ण शब्द तैयार करना है, ठीक है। जो अक्षर आपको गिवन है उससे आपको एक सेंटेंस बनाना है, सही
एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, ठीक है, तो वो आपको 1 मार्क्स के लिए अगेन आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आता है किस चीज के लिए, लेखन नियमानुसार। लेखन नियमानुसार मतलब कि आपको इसके अंदर क्या करना है, वाक्य शुद्ध करना है, ठीक है, वाक्य शुद्ध करना है, ठीक है, ये चीज हमने बहुत पहले से पढ़ा हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको अगेन 2 मार्क्स के लिए ये चीज आती है, ठीक है। क्या बोला हुआ है, कोणतीही 2 वाक्य सोडवा, कोई भी 2 सेंटेंस को आपको यहाँ पर से सही करना है, ठीक है, कोई भी 2 सेंटेंस को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कितने मार्क्स के लिए था बच्चों, 2 मार्क्स के लिए, 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स आपको वहां पर कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला हुआ है, खाली विराम चिन्ह ओढ़का, कौन सा विराम चिन्ह है ये, कौन सा विराम चिन्ह है ये स्वल्प विराम है ना, स्वल्प विराम, दोहरा अवतरण चिन्ह, दोहरा अवतरण चिन्ह है ना, तो ये सिंपल चीज है, बस आपको यहाँ पर लिख देना दोहरा अवतरण चिन्ह, इस पे क्या लिखोगे, स्वल्प विराम है ना, ये वाला रहता है ना सेमी कोलन, अर्ध विराम है ना, तो ऐसी चीजें आपको लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं आपके लिए इसके विराम चिन्ह के लेक्चर्स भी ला चुकी हूँ, अगर डाउट है तो आप विराम चिन्ह को कैसे लर्न कर सकते हैं उसका लेक्चर भी देख सकते हैं, ठीक है। सो ये विराम चिन्ह जरूर से कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये भी आपको 1 मार्क्स के लिए मिल जाता है। उसके बाद आता है आपको कौन सा क्वेश्चन बच्चों, परिभाषिक शब्द। परिभाषिक शब्द मतलब क्या होता है, इसका इंग्लिश में शब्द दिया है, इंग्लिश को आपको क्या करना है, हिंदी में, मींस कि आपको मराठी लैंग्वेज, ये मराठी का पेपर है तो मराठी लैंग्वेज, अगर हिंदी का पेपर होता है तो हिंदी लैंग्वेज में आपको कन्वर्ट करना रहता है, ठीक है। सो परिभाषिक शब्द ये भी आपको 1 मार्क्स के लिए आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। कुछ भी परिभाषिक शब्द आ सकता है, जो आपके टेक्स्ट बुक के पीछे में लास्ट पेज पर आपको गिवन रहता है, ठीक है। परिभाषिक शब्द, मुहावरे, ठीक है, वाक्य प्रचार कहते हैं उसे, तो वो सारी चीजें आपको गिवन है, तो आप उसको क्या करो, बस पढ़ाई कर लो एक बार, ठीक है। सो ये हो गया आपका। उसके बाद आता है हमारा उपयोजित लेखन का पार्ट शुरू हो जाता है, ठीक है। सो उपयोजित लेखन में हमें क्या आता है, सबसे पहले 6 मार्क्स के लिए पत्र लेखन। क्या आता है बच्चों, सबसे पहले 6 मार्क्स के लिए आपको पत्र लेखन। पत्र लेखन के अंदर 2 ऑप्शन है, आपको क्या तो कर सकते हैं, आप इनफॉर्मल भी लिख सकते हैं और फॉर्मल भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो याद रखना है इस चीज को, जो अच्छा लगे उसके बारे में आपको लिख देना है, ठीक है। मैंने दोनों के लेक्चर्स बना लिया है, वो भी अगर आपको चाहिए, डाउट है, आपको देखना है तो आप बढ़िया तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। सो ये कितने मार्क्स के लिए बच्चों, आपको 6 मार्क्स के लिए, ठीक है। कितने मार्क्स के लिए बच्चों, 6 मार्क्स के लिए आपको ये क्वेश्चन आता है पत्र लेखन, ठीक है। अब इस पत्र लेखन के अंदर, पत्र लेखन और कौन सा लेखन था इसके अंदर, गद्य उतार्याच्या एक कृतीसाठी सारांश, ये देखो सारांश लेखन, और क्या था उसके अंदर, पत्र लेखन। पत्र और सारांश के अंदर आपको क्या है, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, क्या बोला हुआ है, पत्र और सारांश में से कोई भी एक चीज कर सकते हो। कौन सा गद्य को आपको फॉलो करना है उसका यहाँ पर आपको नंबर दिया हुआ है, मतलब कि समरी राइटिंग, ठीक है। तो उस गद्य को पूरा रीड करो और उसका समरी लिख दो, ठीक है। सो इस तरह से आप अपनी पसंद की कोई भी चीज को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, आपको कोई भी 2 करना है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला हुआ है, कोणतीही 2 कृती सोडवा, आ वाला क्वेश्चन। इसके अंदर आपको कितनी चीजें दी हुई है, 3 चीजें दी हुई है, जाहिरात लेखन, बातमी लेखन और कथा लेखन, 3 चीजें यहाँ पर आपको गिवन है। कथा लेखन बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत लेंदी हो जाता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट फिर भी मैंने कथा लेखन किस तरह से लिखना है उसके भी लेक्चर लाए हैं, बातमी लेखन आपको किस तरह से लिखना चाहिए उसके भी लेक्चर लाए हैं, और जाहिरात तो सबसे बेस्ट है, जाहिरात को कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जाहिरात के अंदर आपने लाइन ड्रॉ कर लिया, उसके अंदर कुछ तो भी चीजों को ऐड कर दिया ना, तो बस आपको मार्क्स मिल जाता है, कैसे भी करके आपको मार्क्स मिलता है। कितने मार्क्स के लिए बच्चों, 10 मार्क्स के लिए, मतलब सोचो एक जाहिरात लेखन 5 मार्क्स के लिए, कितना भी घटिया बनाओगे ना तो भी 3 मार्क्स दे देंगे, ठीक है। सो कैसे भी करके आपको जाहिरात ड्रॉ करना चाहिए, ओके। तो कोई भी 2 करना है यहाँ पर, कथा, बातमी, जाहिरात, तीनों में से कोई भी एक कर लोगे तो आपको 10 मार्क्स मिल जाए, सॉरी तीनों में से कोई भी 2 कर लोगे तो आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। एक है 5 मार्क्स के लिए, तो है ना, बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है, लेखन कौशल्य, ठीक है, लेखन कौशल्य। सो इसके अंदर आपको कौन कौन सी चीजें बोली हुई है, कोई भी एक करने के लिए बोला हुआ है, ठीक है, कोई भी एक। तो सबसे पहला कौन सा लेखन है यहाँ पर, प्रसंग लेखन है,
है। कौन सा लेखन है बच्चों? प्रसंग लेखन है, मतलब कोई तो सेलिब्रेशन है, उस सेलिब्रेशन को आपको क्या करना है, इन डेप्थ आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, सो ये प्रसंग लेखन का भी लेक्चर मैंने लेके आया है, किस तरह से हमें लिखना चाहिए। ठीक है, सो प्रसंग लेखन को भी आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आत्मकथा। आत्मकथा इज डिफिकल्ट, बट आत्मकथा के अंदर ये है कि आपको अगर लिखना आता है, बहुत मतलब बोलो ना कि सोच सकते हो, जल्दी जल्दी सोच सकते हो ना, तो आप इस चीज को बहुत अच्छी तरह से फॉलो कर सकते हो। ठीक है, सो इसमें से दोनों में से कोई भी एक आपको लिखना है। क्या? प्रसंग लेखन या आत्मकथा। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी आपको एक ही लिखना है, याद रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, सो ये दोनों आपके पास ऑप्शन है, दो भी नहीं तीसरा भी ऑप्शन है बच्चों, वैचारिक लेखन। कौन सा ऑप्शन है? वैचारिक लेखन। तो ये तीनों में से आपको कोई भी एक लिखना है। यहाँ पर देख रहे हो कितना अच्छा ऑप्शन दिया आपको, ऑप्शन कितने अच्छे गिवन है आपको। प्रसंग लेखन लिखो या आत्मकथा लिखो या फिर वैचारिक लेखन लिखो। तो इसके अंदर आप प्रसंग लेखन को अगर आप फॉलो करेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। क्यों? क्योंकि प्रसंग लेखन के अंदर आपको बहुत ज्यादा नहीं लिखना पड़ता, पर प्रसंग लेखन के कुछ रूल्स रेगुलेशन है, उसे बस फॉलो कर लो और एक पेज का लिख के आ जाओ, बस हो जाएगा आपके लिए इनफ। बट स्टोरी राइटिंग बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, सो ये सारा आपका था पूरा पेपर पैटर्न, एंड आई होप सो आप सभी को पूरा पेपर पैटर्न समझ में आया होगा कि इतनी सारी चीजें हमें करनी होती है और इन सारी चीजों को हमें मैनेज करना है कितने घंटे में? सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे के अंदर मैनेज करना है पूरा पेपर। समझ रहे हो? सो इस तरह से आपको क्या करना है, सारे पेपर को पहले एक बार देख लेना है कि इतने क्वेश्चन आने वाले हैं और मुझे इतने क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। ठीक है, इनमें से किसी भी चीज से रिलेटेड आपको डाउट हो तो आप मुझे जरूर से मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके लिए मैं टाइम मैनेजमेंट का लेक्चर लेके आऊंगी। अगर आप भर भर के कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि यस मैम हमें टाइम मैनेजमेंट चाहिए, तो मैं जरूर से आपके लिए टाइम मैनेजमेंट का लेक्चर लाऊंगी कि हम किस तरह से पूरे पेपर को कवर कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे के अंदर, और कुछ टाइम आपके लिए बच भी जाएगा। ठीक है, सो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। सो जाने से पहले वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और सारे दोस्तों को शेयर कर दो जिन्हें अभी तक यही नहीं पता कि पेपर में आने क्या वाला है। ठीक है, चलो सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर।